गरिमा वाजपेयी आज बात करें अधिवक्ताओं की लड़ाई रोजगार तक आई। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के चलते विवाह रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री आदि कार्यों के से अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज लक्सर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री आदि कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर उत्साहित है, लेकिन वकीलों का विरोध तेज हो रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों व दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसमें बार एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया। पूरे कुमाऊं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में पहुंचे। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता दिख रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और सतही लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूजीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिससे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खासतौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और अन्य के पर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वो अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के लिए घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, अधिवक्ता तहसील और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी यूसीसी कानून के इन प्रावधानों का विरोध किया। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून के तहत वसीयत एवं विवाह पंजीकरण के कार्यों से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को अलग करने के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री आदि कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिनसे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खास तौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य के कार्यक्षेत्र में कुठाराघात हुआ है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वहीं अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के लिए घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता तहसील वर्ग और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। हमारे साथ 50 स्टाम्प वेंडर, 50 मुंशी, 50 टाइपिस्ट भी जुड़े हुए हैं। किन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है? दिनांक 5/3/2025 को देहरादून में बार भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बार काउंसिल के सदस्य मौजूद थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। उसमें ये तय किया गया था कि अगर हमें इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना पड़ा तो सड़कों पर ले जाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए। सबसे मानना हमारा ये है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि वसीयत ऑनलाइन कर दी गई है, उसमें अधिवक्ता की भूमिका हटा दिया गया है। सेल डीड की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बाहर भेजा जा रहा है। लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है, लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके
देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें, एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी अनारकी आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। इसके बड़े दूरभाषी, बड़े गंभीर परिणाम आने वाले हैं। हम केवल वकील की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सामान्य गरीब की बात कर रहे हैं जो गरीब गांव से चल करके इस हल्द्वानी में या उधमसिंह नगर में कोई जमीन रजिस्ट्री कराने आ रहा है। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। और वहीं ज्यादातर विपक्षी पार्टियां प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं। इन पार्टियों का मानना है कि प्रदेश में यूसीसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों का प्रावधान संविधान ने पहले ही दे दिया है, जिस कारण प्रदेश में यूसीसी कानून का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि अब जनता में यूसीसी लागू होने के बाद से उत्साह भी है। बड़ी संख्या में अब उच्च के तहत सरकार द्वारा निकाले गए नए कानून के अंतर्गत 2010 के बाद सभी शादीशुदा दंपति को अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन किसी भी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को अभी भी इस कानून से आपत्ति है। जिनकी शादी हुई है सभी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और जो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है यूसीसी पोर्टल के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने तहसील में आज कैंप लगाया। यूसीसी को लेकर के जो विरोध है मुझे लगता है हर वर्ग में है, और कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से सरकार ने यूसीसी लागू किया था उनमें कई ऐसे मुद्दे थे और कई ऐसे पॉइंट्स थे जो पॉइंट वाइज विरोध करने का कार्य किया है, और इस पे हमने एक जो है एक प्रोफार्मा भी तैयार किया है, क्वेश्चनियर भी तैयार किया है जो जनता के बीच में हमने देने का कार्य किया है, और जैसे ही वो कलेक्ट होगा उसका जो डेटा है वो राष्ट्रपति जी को भेजने का हम कार्य करेंगे। देखिए वकीलों की बिल्कुल वकीलों का विरोध जब से यूसीसी इन्होंने लागू किया है तब से है, क्योंकि उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिनकी वजह से जो वकीलों की आजीविका है उस पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो तमाम बार एसोसिएशन है उत्तराखंड की, कल उन्होंने एक व्यापक स्तर पे एक दिन का बंद बुलाया था, और उनका ये कहना है कि यूसीसी में जिस प्रकार से वकीलों की नज़रअंदाजी की गई है, उनकी आर्थिकी के ऊपर चोट की गई है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि जब ये सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती तो आर्थिक रूप से अगर जो किसी भी को चोट पहुंचाना ये किसी भी रूप में जायज नहीं हो सकता। यूसीसी जरूर लेके आई है, लेकिन पूर्व में जिस प्रकार से वकीलों की जो भूमिका रहती थी, शादी रजिस्ट्रेशन से लेकर शादी विच्छेद से लेकर इन सभी में अनिवार्य रूप से एक वकील का कार्य था। लेकिन अब जब ये नया यूसीसी आ गया है, इसमें ऑनलाइन से ही आप किया जा सकता, ऑनलाइन से ही आप अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हो। यूसीसी हमारे लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है, और जिस प्रकार से यूसीसी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा लोगों के सामने वो गलत है। अगर सीएससी सेंटरों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन यूसीसी में प्रावधान है तो इसमें किसी का भी रोजगार कहीं तक भी नहीं छीन रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो अधिवक्ता है वो इसमें से हटेंगे, जिसकी जहां ज्यादा जरूरत महसूस होती है जाकर के व्यक्ति वही काम कराने का काम करता है। और क्योंकि यूसीसी में एक ऐसा प्रावधान भी आया है कि हमारा जो सीएससी सेंटर है वहां ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया के रूप में देखना चाहते हैं अपने प्रदेश को, और दूसरी तरफ अगर हम उसे वही फिर दोबारा रजिस्टर और पैन से काम करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और
यूसीसी लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक मिली जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। कहीं कानून आने से खुशी है तो कहीं लोगों को अपने रोजगार का डर सता रहा है। लेकिन धामी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। अन्य राज्य भी अब यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड छोटा और पहाड़ी राज्य है, लेकिन अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करते हैं। तो देखना होगा कि उत्तराखंड प्रदेश ने यूसीसी लागू करने वालों की चिंगारी क्या अन्य राज्यों में भी विरोध की आवाज उठाने का काम करेगी, या सभी को आने वाले समय पर इस यूसीसी कानून के फायदे व नुकसान मालूम चल जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। आशीष नौटियाल साहब, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। और टीकम राठौर साहब है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सौरभ डिसूजा हमारे साथ में है, अधिवक्ता। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। आज चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले सौरभ डिसूजा जी के साथ में हम जानते हैं कि सौरभ जी, यूसीसी के लागू होने के बाद आखिर अधिवक्ताओं को क्या समस्या है? देखिए, डिजिटलाइजेशन की ओर तो सरकार पहले से ही बात कर रही थी। अब उसमें यूसीसी लागू होने के बाद कुछ और प्रक्रिया है जो आम जनता की नज़र से अगर हम देखें तो आसान कर दी गई हैं, लेकिन वहीं अधिवक्ताओं के लिए हम समझ रहे हैं कि रोजी रोटी का संकट है। लेकिन क्या इस वजह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए? प्रश्न है कि जो पहले भी हमारी रजिस्ट्री होती थी, हमारे ऑनलाइन, उसमें पब्लिक डाटा एंट्री के माध्यम से रजिस्ट्री और विल और मैरिज रजिस्ट्रेशन पब्लिक डाटा एंट्री के माध्यम से उसको पहले एंट्री कराया जाता था। उसके बाद जिसने भी उसको रजिस्टर कराना होता था, वह व्यक्ति रजिस्ट्रार कार्यालय में, निबंधक कार्यालय में जाके अपनी फोटो खिंचवाता था। उसको वहां से एक प्रमाण पत्र भी मिलता था और उसकी फीस भी वहां जमा होती थी। सारा कार्य ट्रांसपेरेंसी से होता था। परंतु ये यूसीसी आने के बाद जो एक चेंज ये आया है, सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि इसमें अधिवक्ताओं का रोल बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और ये बात अब बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है। प्रदेश व्यापी हड़तालें की जा रही हैं, इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जो आम जनमानस है वो अधिवक्ता की ना तो विधिक राय ले रहा है, वो सीधा सीएससी सेंटर जाता है, अपनी फोटो खिंचवाता है, ना ही उसमें कोई विधिक प्रावधानों का उसको ज्ञान होता है और वो आगे प्रक्रिया को अपना रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास नए मैटर अब आए हैं जो अपनी फोटो भी खिंचवा रहे हैं, अपने दस्तावेज भी जमा करा रहे हैं, परंतु उनको प्रपत्र नहीं मिल रहा है, वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, किसी का हैंग हो जा रहा है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन लग के आ जा रहा है, फिर वो हमारे पास आ रहा है तो हम उसको क्या राय दें, क्योंकि उसने हमारे माध्यम से तो उसको आगे कराया ही नहीं उसको। इसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे पब्लिक का, आम जनमानस का, जिन्होंने अप्लाई किया है अभी तक उनका सर्टिफिकेट ही नहीं आया है। इसमें आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है और अधिवक्ताओं को तो हो ही रही है। अधिवक्ता से कई लोग जुड़े होते हैं जो अब बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे हैं, जैसे हमारे स्टैम्प वेंडर हैं, हमारे मुंशी हैं, हमारे टाइपिस्ट हैं, हमारे जूनियर्स हैं। हर महीने हमारे जूनियर्स भी, जो मेरे खुद के भी जूनियर हैं, उनका जो रोजी रोटी है, जो महीने का खर्चा है, वो इन्हीं चीजों से निकल रहा था और बहुत अच्छा निकल रहा था। अब क्या नई व्यवस्था के बाद कोई हमारे जूनियर्स के पास नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट सीएससी सेंटर जाता है और वहां भी आम जनमानस को भी दिक्कत हो रही है। हम किसी एक्ट के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, परंतु ये जो नई व्यवस्था लाई गई है जिसमें अधिवक्ताओं की भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी गई है, हम इसके बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और अंततः करते ही रहेंगे विरोध, क्योंकि ये ना तो आम जनमानस के पक्ष में है, ना ही अधिवक्ताओं के पक्ष में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत सर आपका। प्रभा बंदूनी जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से। प्रभा जी, यूसीसी कानून को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध कोई नया नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था अधिवक्ताओं की ओर से इस पूरे कानून को लेकर कई तरह की खामियां जो है वो निकाली गई थी। राजनीतिक विरोधी तो पहले ही यूसीसी को लेकर कई तरह की चीजें कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आज हमारा देश
उन्नति की ओर अग्रसर है, तो उसमें जो सबसे पहला नारा होता है हमारा डिजिटल इंडिया का नारा लेकर हम लोग आए हैं। तो अगर डिजिटल प्रणाली की हम बात करें जो कि पूरे देश में लागू है, पूरे राज्यों में लागू है, तो उसमें केवल एक काम भी डिजिटल माध्यम से नहीं हो रहा है, उसमें तो अनेकों काम ऐसे हैं जो डिजिटली हो रही है। तो फिर तो वो सारे लोग आकर आज ये भी कह सकते हैं कि हमारा काम भी ये सब चीजें प्रावधान आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं अपने अधिवक्ता भाई को अभी सुन रही थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये लाया गया उसमें ऑप्शंस हैं। अब उन्होंने अभी खुद ये बात कही है कि कई लोग हैं कि जो आपके ये सीएससी सेंटर जाते हैं, कई लोग हमें डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। आज हम बहुत सारी परीक्षाएं देश में होती हैं जिनके हम ऑनलाइन घर बैठ के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे सीएससी सेंटर में हम, क्योंकि सबको तो हम ये नहीं कह सकते ना कि जानकारी है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप विकल्प हमारे पास दोनों है। तो एकदम से हम ये कह दें कि उनको ये लग रहा है कि लोग हमारे पास आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लोग जा रहे हैं, इवन पढ़े लिखे लोग भी घर में बैठना पड़ता है, घंटों वो फॉर्म भरना पड़ता है, तो बेटर उनको लगता है कि क्यों ना हम अपने जो वकील हैं उनके पास ही चले जाएं, अपने आप ये सारे काम करें। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये इतना ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आ गई है। हाँ, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो देखिए, अगर सरकार कहीं इस कानून को लेके आई है कि उन्होंने एक प्रावधान, एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि आजकल गरिमा जी हमारे बहुत सारे युवा हैं जो डिजिटली काम करते हैं, रात में वो लोग काम करते हैं, दिन में उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो जगह जगह ऑफिस में जाएं, वहां पे चक्कर काटे। तो वो ये भी चाहते हैं, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है आजकल, ऑनलाइन स्मार्ट वर्क की नॉलेज भी उनको हो गई है। तो वो चाहते हैं कि अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हम अपने आप उस प्रक्रिया को पूरा कर लें, तो मुझे लगता है कि तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, युवाओं और जनहित को देखते हुए हमारे समाज में जिस तरह से काम का, हम कहें कि स्मार्ट वर्क का हम आजकल नारा दे रहे हैं, तो वो हमारे युवाओं का ही मैं कहूंगी और एक नारा है, और उनकी एक आवाज है कि हमें काम करने के लिए, अगर आज हमें पासपोर्ट बनाना है, तो अगर हमें ये कहा जाए कि आप घर से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए, तो आप बताइए गरिमा जी, कौन पासपोर्ट ऑफिस जाएगा, वहां चक्कर लगाएगा? वो कहेगा कि मैं घर में ही ना फॉर्म भर लूं। देखिए, एक फीस जो होती है तो ऑनलाइन फॉर्म में भी हमें समय देना पड़ता है, लेकिन जो प्रणाली होती है, पहले हम बिजली के बिल का भुगतान करते थे, घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन जब ये आया कि आप ऑनलाइन बिजली का भुगतान कर सकते हैं, बिजली के बिल का, तो लोगों ने उसको ज्यादा अच्छा कहा, कहने लगे ऑनलाइन दे देते हैं, टाइम भी बच जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कब बिजली का बिल आया। तो मुझे नहीं लगता है कि डिजिटल, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, एक फॉर्म का सिर्फ विकल्प है कि आप डायरेक्ट जाइए या इन सब चीजों में आइए। दूसरा देखिए, अगर हम रजिस्ट्री की तो ये अपने में बहुत बड़ी बात होती है, जो हम भू माफिया की भी आज बात करते हैं। देखिए, अगर हम ऑनलाइन भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें तो देखिए भ्रष्टाचार को रोकना, तो उससे तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी। जब हम ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वहां पे एक एक चीज की, हम ऐसा नहीं है कि उस फॉर्म में कोई प्रावधान नहीं है कि उस विषय की जानकारी आप हमें दीजिए, उस फॉर्म में सारे विकल्प खुले हुए होते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर देनी होती है, और वो एक किस्म से आपका एक ऑनलाइन दस्तावेज बन जाता है, जो कि इजीली आपका, मैं कहूंगी, नष्ट भी नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है, कि ताकि भविष्य में, अगर पहले आप देख लीजिए, अभी आजकल भी हम कहें कि नया भू कानून आ गया, लेकिन कई ऐसी जमीनें जो उनके मालिक ऑनर होते थे वो कहीं और राज्य में रहते थे, तो जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते थे, ऑनलाइन हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं था उनसे बातचीत करने का। फिर उस वहां से स्टेट से वो लोग यहाँ आते थे, फिर घंटों हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर हम अपनी जमीनें या रजिस्ट्री करवाते थे। लेकिन अगर ऑनलाइन माध्यम हमें मिल रहा है, हम उसके माध्यम से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फिर विकल्प लोगों को मिल जाएगा कि वो अपनी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक उनको सुविधा दी जा रही है, लोगों को सुविधा दी जा रही है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख लेना कि नहीं, ये किसी की रोजी रोटी पर कहीं कोई आहत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये तो विकल्प ज्यादा हमें मिल जाएंगे, और ये तो सरकार के बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं तो ये कहना चाहूंगी। और अवैध, इससे जो हम भू कानून लाए हैं, तो अवैध रजिस्ट्रों पे भी रोक लगेगी, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी और भ्रष्टाचार भी इससे रुकेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि इसको इस रूप में अगर हम देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, यूसीसी को लेकर सवाल बहुत सारे हैं, अधिवक्ताओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है, खासतौर से रजिस्ट्री को लेकर जब चीजें सामने आई तब आंदोलन और ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय कर लेती है और उसका परिणाम फिर इन्हें भुगतना पड़ता है। हर कानून को चाहे कुछ भी देखो, हर क्षेत्र में इनकी छेड़ाखानी करने की आदत है। इन्हें देश के विकास के लिए कुछ नहीं करना,
इनको सिर्फ मन बनाई चीज पे छेड़ाखानी करके दूसरे को परेशान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज आप रजिस्ट्री की जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग, गरिमा जी, ये रजिस्ट्री का सवाल कैसे पैदा हो गया और क्या दिक्कत आ रही है कि लोग वहां पे नहीं जा पाए रजिस्ट्रार के सामने। जब रजिस्ट्रार के सामने कोई व्यक्ति जाता है और जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो रजिस्ट्रार उससे सवाल करता है कि आप जमीन बेचना चाहते हैं, वो हाँ बोलता है, फिर पूछता है कि आप खरीदना चाहते हैं। दोनों का वेरिफिकेशन सामने सामने होता है और दिखता है किसी दबाव में हाँ ना नहीं बोल रहा है, तो ये तो एक स्वच्छ प्रक्रिया है। पर आप कह रहे हैं कि घर बैठे बैठे वो जो है सामने से रजिस्ट्री कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा? ये सिर्फ इन्होंने अपने माफिया जो इनके लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको बचाने के लिए काम किया है। जहां तक मुझे लगता है, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता हैं जो जमीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, रोज रोज रजिस्ट्रार के सामने जाएंगे तो इनको अपनी बेइज्जती फील होती होगी कि जनता देखेगी कि भाई देखो यहाँ का तो इनका विधायक ही लगा पड़ा है इस काम में, इनका ये लगा हुआ है, जिलाध्यक्ष लगा हुआ है, इनका महानगर अध्यक्ष लगा हुआ है। तो इनको ये सब समस्याओं को देखते हुए इन्होंने कहा होगा कि ना वहां जाएगा ना पब्लिक देखेगी और सौदेबाजी सारी हो जाएगी। तो इस तरीके का मुझे लगता है, और निष्पक्ष नहीं होगा। देखिए घर बैठ के अगर रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्रार कैसे पूछेगा, वो सब चीजें कैसे सामने हो पाई हैं? बताएं कौन से दबाव में कौन आदमी किसकी रजिस्ट्री कर देगा, इसका अनुभव नहीं लग पा रहा है। आप बताएं, अगर मुझे ही मेरी कोई जमीन है और मुझे अगर मेरे बगल में बैठा व्यक्ति कह रहा भाई तू देख बंदूक की नोक पर जमीन को बोल बेच रहा हूं और यहाँ पे बेच दे और मैं खरीद लेता हूं, तो बताएं क्या होगा? बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से काम जो कर रही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए जाने की आवश्यकता भी पड़ती है। और मुझे लगता है जब कोई अपनी रजिस्ट्री कराता है, कोई अपना एक छोटा सा मकान एक दुकान खरीदने का काम करता है, बहुत खुश होता है, वो उसे बड़ा खुशी अनुभव होती है और वो जाना चाहता है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना चाहता है और अपनी रजिस्ट्री करा के आना चाहता है कि मैं आज एक 100 गज का टुकड़ा खरीद के आया हूं, उसे खुशी महसूस होती है। पर ये लोग गद्दार लोग हैं। इन लोगों को इस तरह अपने लोगों को बचाने के इस तरीके का काम करना है। वाकई सही बात है, वकील का भी अपना पैसा है, वकील का भी काम धंधा है। आज की डेट में मुझे लगता है 90% तो वकील जो है इसी काम में लगे हुए हैं। तो अब उनका रोजगार भी छीनने का काम कर रहे हैं और जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, गुनाह को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो साफ साफ देखने में नजर आता है। ये बहुत गलत हो रहा है। वकील भी अभी कुछ समय पहले वकीलों को भी कानून ला के लाए तो सारे वकील हड़ताल में चले गए थे। तो इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ना करे। आप रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कई मुद्दे हैं राज्य के अंदर। अपने मंत्री गाली देते फिर रहे हैं, इनके मंत्री अपने मंत्री में तो कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं और बातें देखो। और दूसरा, इनके प्रदेश अध्यक्ष बताएं क्या क्या बोल गए राज्यवासियों को। बताओ, राज्यवासियों को इन्होंने बोला सड़क छाप। बताएं सड़क छाप है ये सब लोग जो बैठे हैं आज अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लोग जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए, और तब बोलते हैं कई बार कि हमने विपक्ष को मुद्दा नहीं दिया। हम लोग तो परेशान हो चुके हैं, एक दिन में 3 मुद्दे दे देते हैं। कौन सा मुद्दा उठाएं और कौन सा छोड़ें, मुद्दों की तो भरमार लगा दी इन लोगों ने। बताओ, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली दी तो उनके समर्थन में ऋतु खंडूरी जी उतर गई, वहां से महेंद्र भट्ट जी ने भी गाली दे डाली। बताएं, हम तो इनके मुद्दों में उलझ के रह गए। इतने मुद्दे हैं। यूसीसी इतना बड़ा मुद्दा था जिस पर बहस होनी चाहिए थी। यूसीसी कानून को अभी लोग ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। यूसीसी कानून है क्या? एक्चुअली यूसीसी कानून के अंदर अधिकतर हम विवाह प्रथा में ही उलझ कर रहे हैं। यूसीसी कानून के अंदर मुझे लगता है बहु विवाह प्रथा को एक बार फिर पनाह मिलेगी, क्योंकि यूसीसी कानून के अंदर जो लिविंग रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, फिर आप एक के साथ नहीं कईयों के साथ रह सकते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं भी आने वाले समय में आएगी और ये देश के लिए बड़ी घातक है, खतरनाक है। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, समझना होगा। विपक्ष भी बैठा है, आप कुछ भी काम करें, अगर विपक्ष से भी राय मशवरा ले लें तो मुझे नहीं लगता गलत होगा। भू कानून चिल्ला रही थी जनता, ऐसा भू कानून बनाया कि राज्य के अंदर चोरी का साधन बना के रख दिया। बताएं, भू कानून उत्तराखंड में बनाया तो क्या 2 जिले हमारे उत्तराखंड में नहीं आते जो आपने छोड़ दिए? आपने कहा हरिद्वार और उधम सिंह नगर उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उस रास्ते से एंट्री करने का इन्होंने सीधा रास्ता बता दिया। उत्तराखंड के अंदर एंट्री करनी है तो 2 रास्ते खुले हैं, इस रास्ते अंदर आ जाओ। तो इस तरह से चोरी और बेईमानी करना इनका काम है। और जो बोल रहे हैं अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। क्यों नहीं आएगी? बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हजारों लोगों ने वकालत कर रखी है, वकील का पैसा है और वो काम करते हैं, उन सबको काम में भी परेशानी आने वाली है। तो कुल मिलाकर जनता को भ्रम में डाल रही है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ कर रहे हैं।
ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, इनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत। देवभूमि के दंगल में वापस से चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। टीकम राठौर जी का रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। टीकम जी, पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? यूसीसी को लेकर विरोध जारी है। देखिए, डिजिटल प्रक्रिया की बात पहले ही सरकार ने की थी, यूसीसी से भी पहले की ये बात है, लेकिन अब यूसीसी के आने के बाद कई सारे नियम बदल गए। अधिवक्ताओं का विरोध करना आपको कितना ठीक नजर आता है? और रही बात, अभी आशीष जी कह रहे थे कि विपक्ष भी बैठा है, विपक्ष से राय सलाह मशवरा किया जाए। यूसीसी यूं ही थोड़ी लागू हो गया, उससे पहले विपक्ष से भी सुझाव लिए गए थे। देश भर से अलग अलग तरह से, अलग अलग माध्यमों से सुझाव पहुंचे थे। उत्तराखंड की जनता ने सुझाव दिए हैं, तब जाकर ये कानून लागू हुआ है। देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने सुझाव लिए थे, जो सुझाव लेने का जो तरीका है, जो संवैधानिक तरीके होते हैं, उस तरीके पे सरकार ठीक से नहीं चली और अवैध रूप से उन्होंने जो सुझाव लिए हैं, जिसके वजह से ये इसमें खामियां और कमियां दिख रही है। और जिस प्रकार से आज अधिवक्ता लोग अपने रोजी रोटी के, तो मैं ये कहना चाहता हूं इसमें भी कि जब भारतीय संविधान इनका काम तय करती है, अधिवक्ताओं का काम तय करती है, तो ये किसी को भी राइट नहीं है कि उनके कामों पे कोई नई टेक्निक लगा के उनके कामों को कम किया जाए। ये बिल्कुल प्रतिबंध लगाती है। सरकार भी ऐसे कानून नहीं बना सकती है और ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनवा सकती जिसमें इतना परिवर्तन वो कर दे कि किसी की रोजी रोटी को छीनने का जिसमें काम हो। ये संविधान भी कहता है। और यदि इनको इतनी चिंता है, हम ये कहना चाहते हैं, इनको यदि इतनी चिंता, और जैसे आपने अभी इसमें कहा जमीनों की रजिस्ट्री और जो ये विवाह का जो पंजीकरण है, इसमें भी हम ये कहना चाहते हैं, जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्री का जो इन्होंने ये धंधा रखा, ये बिल्कुल इसमें निश्चित रूप से इसमें गोरख धंधा होगा। ये अंदर ही अंदर खाने तमाम जो दस्तावेजों को फर्जीवाड़े हमने देखे हैं। और ये इसका एक जीता जागता उदाहरण देहरादून का पौंदा में अभी मैं आप बताना चाहता हूं, जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी थे, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अभी ये जो हमारे पैनल बैठा हुआ है, इनको पता है, बहुत चर्चा का कारण बना था, और जिसमें इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम कई जमीनें लगाई। तो ये तमाम जो बिंदु हैं, ये सीधे दिखेंगे। और जो सीधी पारदर्शी व्यवस्था है, जिस प्रकार से बैलेट की हम बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब जो प्रत्यक्ष व्यक्ति वहां जाके फोटो खिंचवाता है, अपनी रजिस्ट्री के दस्तावेजों को जमा कराता है, और वहां जो रजिस्ट्रार है वो सीधे पूछता है कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, आप जमीन बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। ये तमाम जो पारदर्शिताएं हैं, क्या ये ऑनलाइन रजिस्ट्री की जो व्यवस्था है, ये क्या इससे ज्यादा पारदर्शी होगी? और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से इन्होंने डिजिटल का ये जो मखौल उड़ा रखा है कि हम डिजिटल टेंडर लगवा रहे हैं, टेंडर में इन्होंने फर्जी टेंडर लगवा रहे हैं डिजिटल, और अपने लोगों को इनको काम मिल रहे हैं। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए मंचाओं पे इनके सवाल उठते हैं कि ये पारदर्शिता बिल्कुल इसमें नहीं दिख रही है। और जब नहीं दिख रही है, तो जो पहले की बनी हुई व्यवस्थाएं हैं वो भी बिल्कुल डिजिटल ही है, उसमें कोई कमियां और खामियां नहीं है। सीधे व्यक्ति वहां जाता है, और जो कानूनी विधान है, तमाम प्रकार के कानूनी विधान होते हैं जिसमें अधिवक्ताओं को ज्यादा ज्ञान होता है, और वो सामान्य व्यक्ति को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि यदि आप इस तरीके से इतने जमीन को बेचोगे, या आपके जो राइट हैं, जैसे 143 की मैं बात करता हूं, अब इन्होंने जो बड़े बड़े जो दायित्व हैं वो तो अपने हाथ में ले लिए मुख्यमंत्री जी ने। 143 का आपने उसमें सारा खाका खींच दिया इन्होंने। हम ये कहना चाहते हैं इसमें भी, यदि 143 आप जो यूसीसी के माध्यम से आप चाहते थे कि जमीनों पे इसमें प्रतिबंध लगे, तो 143 भी यदि आप पक्ष और विपक्ष की एक कमेटी बना देते, ताकि वो उसको उसमें परमिशन देती या उनको ऑथराइजेशन का काम करती, तो ये एक कानूनी विधान के तहत एक प्रक्रिया होती जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा व्यवस्था बन सकती थी। और ये जो 143 को इन्होंने अपने पास रखा है, ये भी वही काम करेंगे जैसे इनके अधिकारियों ने अभी पूर्व में हमें देखने को मिला। ये पौंदा वगैरह में तमाम और जगह भी जो सामाजिक जमीनें थी, समाज की जमीनें थी, उनको इन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया। तो ये डिजिटल कुछ नहीं है, ये डिजिटल केवल इनका जमीनों को ठिकाने लगाने का काम है और कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप
इतने धाकड़ है, इतनी अच्छी आप मंशा रखते हैं उत्तराखंड के प्रति, तो शेड्यूल 5 क्यों नहीं ला रहे आप? शेड्यूल 5 लाओ ना। शेड्यूल 5 में मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी जो सीएटी एक्ट में जो 1908 में जिस प्रकार से, और जो अनुच्छेद 19 का जो पार्ट 5 है, वो कहता है कि यदि राज्य कोई उसमें अच्छा कानून बनाना चाहती है तो उसके तहत इसमें एक्ट दिए हैं। जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दे रखा 1959 में उन्होंने जो कुछ एक्ट बनाए हैं, इसके तहत जो 1905 के तहत जो बनाए हैं, तो ये तमाम महाराष्ट्र में 1966 के हिसाब से इन्होंने 1905 में बनाए हैं। तो ये सीधे प्रतिबंध करता है जो आदिवासियों की जमीनें हैं, ये जो यहाँ का जो गवर्नर होगा जिस राज्य का, क्या बोलते हैं, कलेक्टर जो जिस जिले का है, वो कलेक्टर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप बताइए, बिना राज्यपाल के अनुमति के। तो ये इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, यदि आप बचाना चाहते हैं तो शेड्यूल 5 में लाइए ना, उत्तराखंड को शेड्यूल 5 में लाइए, ये तमाम व्यवस्थाएं ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाएगी। अनुच्छेद 244 मिल जाएगा, जिसमें तमाम जो भूमि है, हमारी पहाड़ों की भूमि है और जो हमारी इस प्रकार दूसरे जगहों की भी भूमि है, उसमें भी अनुच्छेद 244 का यदि प्रावधान लगेगा तो ये तमाम बिंदुओं पर ये जमीनों को संरक्षित और संवर्धन करने का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का गलत विधान ना कोई अधिकारी कर सकता है, अधिकारी को भी प्रतिबंधित करती है। और जिसमें राज्यपाल को भी हर वर्ष रिपोर्ट देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। तो ये तमाम जो बिंदु हैं ये होने चाहिए, लेकिन इसके प्रति तो आप नहीं सोचते हैं और आप नई नई नीतियों के तहत लोगों के रोजगार पे डाका डाल रहे हैं। अरे जब आप दे नहीं सकते तो छीनने का काम तो मत करो। कम से कम यदि वो लोग कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए इतना बुरा है, बात वो नहीं है, लेकिन यदि आप रोजी रोटी छीनने का काम करोगे तो इससे बुरा हो क्या सकता है, आप बताइए ना। तो ये तमाम जो बातें हैं, लोगों को तो रोजगार बढ़ाने का काम करना चाहिए, सरकार को रोजगार को बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनको ऐसे विधि टेक्निकल के तहत भी उनको और रोजगार की बढ़ोतरी करते ताकि उनकी इनकम और ज्यादा जनरेट होती। उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अभी वक्ताओं ने भी कहा, तमाम लोग जुड़े रहते हैं, छोटे मोटे लोग, उनके भी घर चलते हैं। जब आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो ये संवैधानिक दायरे के तहत इनको जो कार्य मिले हुए हैं, जो करने की, जिनको इसमें अधिकार मिलता है, कानूनी अधिकार है, तो ये भी आप छीनने का काम करोगे तो अरे भाई, ऐसे मुख्यमंत्री हमने कहां ले जाने हैं। आप जो हमारा पहाड़ी समाज है, प्लेन्स का समाज है, तो आप देखिए ना, हमारे जो विवाह और शादी की जो प्रक्रियाएं थी, आपने ये भी बहु विवाह प्रथा में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। और तमाम दूसरे धर्मों में जो अनुच्छेद 25 और 26 है, जो अपने अपने धर्मों को स्वतंत्र जीने के अधिकार है, स्वतंत्र मानने के अधिकार है, आप आज मस्जिदें तोड़ रहे हैं, आज तमाम प्रकार की ठीक है, तो क्या ये चीजें अच्छी लगती है? ठीक है राठौर साहब, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे। अरुण जी का रुख कर लेते हैं। आपने कहा कि दोनों चीजों पर विचार करना चाहिए, किसी के रोजी रोटी पर संकट आएगा तो आवाज तो उठेगी, अरुण जी। लेकिन सर, रोजी रोटी पर संकट आता है जब ऐसे कुछ बदलाव होते हैं, किया क्या जाना चाहिए? क्योंकि एक लिव इन को लेकर विरोध हो रहा था, वो अलग था। अभी फिलहाल अधिवक्ताओं की ओर से जो विरोध किया जा रहा है और बड़े स्तर पर इस आंदोलन की तैयारी है, अधिवक्ताओं का कहना है कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी, हमारे उस पर आजीविका पर संकट आ गया। लेकिन सर, डिजिटलाइजेशन की बात तो बहुत पहले से हो रही थी और मुझे लगता है हर क्षेत्र में आम जनता भी कहते हैं, नागरिक भी कहते हैं कि किया जाना चाहिए, काम तो आसान होना चाहिए। निश्चित तौर पर गरिमा, देखिए चीजें बदल रही है और हर चीज में नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा है। पहले मकान बनाने में बहुत लंबा समय लगता था क्योंकि मैनुअल काम होता था। उसके बाद आप देखिए मिक्सर आ गया है तो अब मसाला जल्दी बनता है, ट्रॉली लग जाती है, लिंटर जल्दी पड़ जाता है। और इसी तरह हम तमाम क्षेत्रों में देखें, टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही और यहां भी टेक्नोलॉजी का खेल है, क्योंकि आप और हम आजकल सारे के सारे जने, हम लोग जितने काम पहले मैनुअल करते थे, हम बैंक जाते थे या बिल जमा कराने बिजली के ऑफिस जाते थे या पैसे किसी को ट्रांसफर कराने होते थे तो बैंक जाते थे, लेकिन आज ये सारे काम हम अपने मोबाइल और लैपटॉप पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी तरह एक सरलीकरण की दिशा में यूसीसी में जो मैरिज है और प्रावधान है, उन सबके लिए डिजिटलाइजेशन किया गया। और वो निश्चित तौर पर देखिए, पीड़ा होती है जब
किसी की रोजी रोटी में चोट पहुंचती है तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है, क्योंकि ये सारे काम पहले हमारे अधिवक्तागण कर रहे थे। अब निश्चित तौर पर जब ऑनलाइन होने लगा है, हालांकि मुझे ये बात भी समझ आई है कि आज भी उन फॉर्म की जटिलता के लिए आज भी आम आदमी को वकीलों के पास ही जाना पड़ेगा। उनकी समझ में बहुत सारी चीजें उन फॉर्म्स में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एक चोट लगी है इस अभियान से वकीलों के ऊपर, और इसलिए उनका तिलमिलाना, उनका विरोध स्वाभाविक है और उन्हें करना भी चाहिए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका कि कहीं ना कहीं इस कानून में इस तरह का कोई पेच छोड़ा जाता जिससे इसमें वकीलों की भूमिका भी सुनिश्चित की जा सकती थी, और वो नहीं की गई। मुझे याद है कि अभी 2-4 दिन पहले ही कोई मुझसे सलाह ले रहा था, तो मैंने कहा यार अच्छी बात यह है कि आप उसको पढ़ के उसके मायने निकालेंगे, इससे बढ़िया अपने किसी वकील दोस्त के पास चले जाओ, उसको ये चीजें समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो भाषा थोड़ा गूढ़ है उन फॉर्म्स की। तो ये है, अगर ये पेच उसमें निकाल दिया जाता तो मुझे लगता कहीं किसी तरफ से कोई परेशानी ना आती, क्योंकि यूसीसी जब लागू हो गया तो इन सारी चीजों ने लागू होना ही होना है। तो भविष्य में मुझे लगता है कि जिस तरह कई जगह से यह आवाज उठी है और विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार भविष्य में इस दिशा में कोई विचार करेगी और ऐसा कोई रास्ता निकालेगी जिसमें अधिवक्ताओं की जो भूमिका है वो यूसीसी कानून में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या जो निरस्तीकरण करने हैं उनमें सुनिश्चित हो सके। जी गरिमा। ठीक है सर, देखिए बहुत अच्छी बात। हाँ जी सर, ठीक है सर, मैं आपके पास ही आ रही थी। सौरभ जी बोलिए। देखिए मैम, कई दशकों से जो ये पुरानी व्यवस्था चल रही थी ये बड़ी सुदृढ़ हो चुकी थी और बहुत स्मूथली चल रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि सरकार ने ये जो नई व्यवस्था लागू की है, ऑनलाइन व्यवस्था, ये क्या सोच के की है और किसके सुझाव पे की है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन व्यवस्था अब लागू की गई है, इसमें अधिवक्ता समाज में बहुत बेरोजगारी फैल रही है और इस समय बहुत आक्रोश है, प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहे हैं। और ये आंदोलन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक निवेदन पहुंचाना चाहता हूं कि ये आंदोलन और होंगे, उग्र होंगे, सड़कों तक उतरेंगे। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है जब तक सरकार पुरानी व्यवस्था लागू नहीं करती। ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि देखिए सरकार और अधिवक्ताओं के बीच में कोई सामंजस्य से जो है वो बनेगा और ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन भी अपने आप में जरूरी है, इस बात से हर कोई सहमत है, लेकिन दूसरी ओर अधिवक्ताओं पर भी कोई संकट ना आए। मुझे लगता है सरकार इसका एक कोई उपाय जरूर निकालेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। हाँ, मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो प्रावधानों पर सवाल, वकीलों का ख्याल क्या सरकार रख पाएगी, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही।